सुन रहे हैं सुनो साथिया। पति विशाल की व्यवस्था के चलते सुषमा की जिंदगी में बहुत अकेलापन था। एक राहुल नाम के लड़के ने उसकी जिंदगी में आके एक हलचल सी मचाई। उसका अकेलापन दूर हुआ। उसका अकेलापन ऐसे भर गया कि वो जो सुषमा थी वो उसके मुंह पाश में बन गई। फिर एक दिन राहुल को उसने फ़ोन पर बात करते हुए सुना। और फिर आज रविवार है, पूरा दिन बारिश हो रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही बरसना बंद हुई थी, लेकिन तेज हवा की सरसराहट अब भी सुनाई दे रही थी। गीली गीली सड़कें, वहाँ पर लगी लाइट फीकी फीकी सी लग रही थी। सुषमा बंद खिड़की के सामने खोई खोई खड़ी थी और शीशे से बाहर देखते हुए राहुल के बारे में सोच रही थी। पता नहीं इस मौसम में वो कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। बड़ा खामोश, बड़ा दिलकश माहौल था। एक ताजगी थी मौसम में, लेकिन मौसम की सारी सुंदरता, आसपास की सारी रंगीनियां दिल के मौसम से बंधी होती हैं। और उस समय सुषमा के दिल का मौसम ठीक नहीं था। विशाल टीवी पर कभी गाने सुन रहा था तो कभी न्यूज़। वह आराम के मूड में था। छुट्टी थी, निश्चित था। उसने आवाज़ दी, सुषमा क्या सोच रही हो खड़े खड़े? कुछ नहीं, ऐसे ही बाहर देख रही हूँ, अच्छा लग रहा है। यश और समृद्धि कब तक आएंगे? बस आने ही वाले हैं, मैं उनके लिए कुछ बना लेती हूँ, कहकर सुषमा किचन में चली गई। सुषमा जानबूझकर किचन में आ गई थी। विशाल की नज़रों का सामना नहीं कर सकती थी। उसमें इस समय हिम्मत ही नहीं थी कि वह नज़रों में इस समय बस राहुल के इंतज़ार में बैठी थी। सुषमा और विशाल के विवाह को 20 वर्ष हो चुके थे। युवा बच्चे यश और समृद्धि अपनी अपनी पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त हुए तो सुषमा को जीवन में एक रिक्त स्थान मिल गया। वह विशाल से अपने अकेलेपन की चर्चा करती। विशाल, आप भी काफ़ी व्यस्त रहने लगे हैं, बच्चे भी बिजी हैं, आजकल कहीं मन ही नहीं लगता मेरा। शरीर घबराकर ये सारे कर्तव्य तो निभाता चलता है, लेकिन मन में एक अजीब सी घबराहट होती है, वीरानापन सा लगता है, मैं क्या करूं? विशाल समझाता है, समझ रहा हूं मैं तुम्हारी बात, लेकिन पद के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। तुम भी किसी शौक में अपना मन लगाओ ना। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है, मन करता है कोई मेरी बात सुने, मेरे साथ कुछ समय बिताए। तुम तीनों को तो अपनी अपनी दुनिया मिल गई है, तुम तीनों उसमें खोए रहते हो। सुषमा के इस अकेलेपन की क्या वजह थी? सुषमा, इसमें अकेलेपन की क्या बात है? यह तो तुम्हारे हाथ में है ना। तुम अपनी सोच को जैसे मर्जी जिधर लगाओगी, अकेलेपन देखो तो कहाँ नहीं है आजकल। फ़र्क बस इतना है कि कोई बूढ़ा होकर अकेला हो जाता है, कोई थोड़ा पहले। इस सच्चाई को मन में स्वीकारो, कोई तकलीफ नहीं होती। और हाँ, तुम्हें तो पढ़ने लिखने का भी कितना शौक था। तुम तो कॉलेज में लिखती भी थी ना, अब समय मिला है तो कुछ लिखना शुरू करो। मगर सुषमा को अपने अकेलेपन से इतनी आसानी से मुक्ति कहाँ मिलने वाली थी। इस बीच विशाल ने रुड़की से दिल्ली एमबीए करने आए अपने प्रिय दोस्त के छोटे भाई राहुल को घर आने के लिए कहा, तो सुषमा राहुल से मिलने के बाद खिल सी उठी। हॉस्टल में रहने का प्रबंध नहीं हो पाया था तो विजय ने विशाल से फ़ोन पर कहा, यार उसे कहीं अपने आसपास ही कोई कमरा दिलवा दे, घर में भी सब लोग की चिंता कम हो जाएगी। विशाल के खूबसूरत से घर में पहली मंजिल पर दूसरे कमरे थे। एक कमरा यश
और समृद्धि का स्टडी रूम था, दूसरा एक तरह से गेस्ट रूम ही था। रहते सब नीचे ही थे। जब कुछ समझ नहीं आया तो विशाल ने सुषमा से विचार विमर्श किया, क्यों ना राहुल को ऊपर का कमरा दे दें, अकेला ही तो है, दिन भर तो कॉलेज में ही रहेगा। सुषमा को कोई आपत्ति नहीं थी, अतः विशाल ने विजय को अपना विचार बताया और कहा, घर की बात है, खाना भी यहीं खा लिया करेगा, यहीं आराम से रह लेगा। विजय ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, ठीक है, उसे पेइंग गेस्ट की तरह रख ले। विशाल हंसा, क्या बात कर रहा है यार, जैसे तेरा भाई है वैसा मेरा भाई भी है। राहुल अपना बैग ले आया। अपने हंसमुख स्वभाव से जल्दी ही सबसे हिल मिल गया। सुषमा को अपनी बातों में इतना हंसाया कि सुषमा तो जैसे फिर जी ही उठी थी। नियमित व्यायाम और संतुलन खान पान के कारण सुषमा संतुलित देहयष्टि की स्वामिनी थी। राहुल उससे कहता, कौन कहेगा आप यश और समृद्धि की माँ हैं, बड़ी बहन लगती हैं उनकी। राहुल सुषमा के बनाए खाने की, उसके स्वभाव की, उसकी सुंदरता की दिल खोल कर तारीफ करता और सुषमा अपनी उम्र के 40वें साल में एक नए युवक से अपनी प्रशंसा सुनकर जैसे नए उत्सव में भर गई। कई दिनों से विशाल अपने पद की बढ़ती जिम्मेदारियों में व्यस्त होता चला गया। अब तो बस नाश्ते के समय विशाल हाँ हूँ करता और जल्दी जल्दी पेपर पर नज़र डालता और जाने के लिए बैग उठाता और चला जाता। रात को आता तो कभी न्यूज़, कभी लैपटॉप, तो कभी फ़ोन पर व्यस्त रहता। सुषमा उसके आगे पीछे घूमती रहती, इंतज़ार करती रहती कब विशाल कुछ रिलैक्स हो और उसकी बातें सुने। वह अपने मन की कई बातें उसके साथ बांटना चाहती थी, लेकिन सुष्मिता को लगता विशाल की जिम्मेदारियों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसे लगता एक चतुर अधिकारी के मुखौटे के पीछे उसका प्रियतम कहीं छिप सा गया है। बच्चों का अपना रूटीन था, वह घर में होते और अपने मोबाइल पर या फिर टीवी में लगे रहते या फिर पढ़ाई में। वह बच्चों से बात करना भी चाहती तो अक्सर दोनों बच्चों का ध्यान अपने फ़ोन पर रहता। सुषमा जो है कुछ भी बोलती वो अनसुनी सी लगती। और अब अकेले में वह राहुल के संदर्भ में सोचने लगती, उसके बारे में सोचने लगती, लेकिन कौन कब बिना कारण बिना चेतावनी दिए इंसान के भीतर जगह पा जाता है, इसका आभास उस घटना के बाद ही होता है। सुषमा के साथ भी ऐसा ही हुआ। राहुल आया तो दिन पर दिन विशाल और बच्चों की बढ़ती व्यस्तता से मन में एक खाली कोने के भर जाने सी अनुभूति होने लगी। विशाल टूर पर रहता तो राहुल कॉलेज से आता ही कहता, भैया गए हुए हैं क्या, आप बोर हो रही होंगे ना, आप चाहें तो हम बाहर घूमने चल सकते हैं, यश और समृद्धि को भी साथ ले लेते हैं। सुषमा कहती, वो तो कोचिंग और क्लास में देर से आएंगे, चलो हम दोनों ही चलते हैं, मैं गाड़ी निकालती हूँ। दोनों जाते, घूमते फिरते, खाना खाते। सुषमा राहुल को अपना पर्स कहीं निकालने ही नहीं देती। राहुल उसके जीवन में एक ताज़ा हवा के झोंका बनकर आया था। दोनों की दोस्ती का दायरा बढ़ गया। वह अकेलेपन की खाई से निकलकर नई दोस्ती की अनुभूति के सागर में गोते लगाने लगी। अपनी उम्र को भूलकर किशोरियों की तरह दोगुने उत्साह से हर काम करने लगी। राहुल की हर बात, हर अदा उसे अच्छी लगती थी। कई दिनों से अकेलेपन के एहसास से चाहे अनजाने अपने भीतर का खाली कोना गहराई से महसूस करती। अब उस जगह को राहुल के साथ ने भर दिया था। कोई भी काम करती, राहुल का ध्यान आता रहता, उसका इंतज़ार रहता। वह लाख दिल को समझाती कि अब किसी और का ख्याल गुनाह है, लेकिन दिल क्या करे, दिल की बात है, दिल समझ लेता है। नहीं, ये तो सिर्फ अपनी ही जवान समझता है, अपनी ही बोलती जानता है, उसमें जो समा जाए वह ज़रा मुश्किल से ही निकलता है।
अब तो ना चाहते हुए भी विशाल के साथ अतरंग पलों में भी वह राहुल की चहकती आवाज़ में घिरने लगती। मन का दो दिशाओं में पूरे वेग में खींचना उसे तोड़ जाता था। मन में उथल पुथल होने लगती। वह सोचती, यह बैठ बैठाए कौन सा रोग लगा बैठी। यह किशोरियों जैसी बेचैनी, हर आहट पर चौंकना। कभी वह शीशे के सामने खड़ी होकर अपने मनोदशा पर खुद ही हंस पड़ती। अचानक एक दिन राहुल कॉलेज से मुंह लटकाए आया। सुषमा ने खाने के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। वह चुपचाप ड्राइंग रूम में ही गुमसुम बैठा रहा। सुषमा ने बार बार पूछा तो उसने बताया, आज कॉलेज में मेरा मोबाइल खो गया है। यहाँ आते समय विजय भैया ने इतना महंगा मोबाइल लेकर दिया था, भैया अब बहुत गुस्सा करेंगे। सुषमा चुपचाप सुनती रही, कुछ बोली नहीं। लेकिन अगले ही दिन उसने अपनी जमा पूंजी से 15,000 रुपये निकाल कर राहुल के हाथ में ज़बरदस्ती रख दिए। राहुल मना करने लगा, लेकिन सुषमा ने ज़ोर से उसे बोला, ये रख लो। कुछ महीने और बीत गए। विशाल भी फुर्सत मिलते ही राहुल के हालचाल पूछता है। वैसे उसके पास समय ही नहीं रहता था। सुषमा पर गृहस्थी पूरी तरह से सौंप कर अपने काम में लग गया था। सुषमा मन ही मन पूरी तरह राहुल की दोस्ती में डूबी चली गई। पहले उसे विशाल में एक अच्छा दोस्त नजर आता था, अब उसे विशाल में एक दोस्त की झलक भी नहीं दिखती। यह क्या उसी की गलती थी? विशाल को अब उसकी कोमल भावनाएं छू कर भी नहीं जाती। राहुल में उसे एक दोस्त नज़र आता है। वह उसकी बातों पर रुचि लेती है और वो भी उसकी बातों में काफ़ी रुचि लेता है। उसके शौक़ का ध्यान रखता है, उसकी पसंद नापसंद पर चर्चा करता है। उसे बस एक दोस्त की ही तलाश थी। वह उसे राहुल के रूप में मिल गया था। उसे और कुछ नहीं चाहिए। एक दिन विशाल टूर पर था। यश और समृद्धि किसी बर्थडे पार्टी में थे। अंधेरा हो चला था। राहुल भी अभी नहीं आया था। सुषमा लौटने का उसका इंतज़ार कर रही थी और सुषमा अपने लॉन में टहल रही थी। राहुल आया, नीचे सिर किए हुए मुंह लटकाए ऊपर अपने कमरे में चला गया। सुषमा को देख कर भी नहीं रुका तो सुषमा उसके पीछे पीछे गई। जब से राहुल आया था वह कभी उसके रूम में नहीं जाती थी। मेड ही सुबह साफ सफाई कराती थी। उसने जाकर देखा राहुल आंखों पर हाथ रखकर लेटा हुआ है। सुषमा ने पूछा, क्या हो गया, तबीयत तो ठीक है ना? राहुल उठकर बैठ गया, फिर धीमे स्वर में बोला, मैं ठीक हूँ। तो रोनी सूरत क्यों बनाई हुई है तुमने? भैया ने बाइक के पैसे भेजे थे। मेरे दोस्त उमेश की बहन की शादी है, उसे ज़रूरत पड़ी तो मैंने उसे सारे रुपए दे दिए। अब भैया बाइक के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा? कुछ समझ नहीं आ रहा है। वह उमेश याद है ना आपको? यहाँ एक बार आया था और मैंने उसे आपसे भी मिलवाया था। हाँ हाँ याद है मुझे। सुषमा को वह लड़का याद आ गया जो उसने पहली नज़र में ही कुछ जचा नहीं था। बोली, अब क्या करोगे? क्या कर सकता हूँ? भैया को तो यही लगेगा ना कि मैं आवारागर्दी कर रहा हूँ। वे तो यही कहेंगे कि सब छोड़कर वापस आ जाओ, यहीं पढ़ो। राहुल के जाने का ख्याल ही सुषमा को सिरा गया। फिर वही अकेलापन होगा, फिर वही बोरियत होगी। अंत में वह बोली, मैं तुम्हें रुपए दे दूँगी। अरे नहीं नहीं, ये कोई छोटी रकम नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास बच्चों की कोचिंग की फ़ीस रखी है, मैं तुम्हें दे दूँगी। लेकिन मैं ये रुपए आपको जल्दी लौटा दूँगा। हाँ हाँ ठीक है, मुझे कल रुपए ले लेना। अब नीचे आकर खाना खा लो। सुषमा नीचे आई, अपनी अलमारी खोली, सामने ही रुपए रखे थे। सोचा अभी राहुल को दे देती हूँ, उसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। बेचारा कितना दुखी हो रहा है। अभी जाकर पकड़ा देती हूँ, खुश हो जाएगा। वह रुपए लेकर वापस ऊपर आई। राहुल के कमरे के दरवाजे के बाहर ही उसने
कदम ठिठक गए। वह फ़ोन पर किसी से धीरे धीरे बात कर रहा था। ना चाहते हुए भी सुषमा ने कान लगाकर उसकी आवाज़ की तरफ सुना। वह कह रहा था, यार उमेश, मोबाइल और बाइक का इंतज़ाम तो हो गया है। सोच रहा हूँ अब क्या मांगूंगा। अमीर औरतों से दोस्ती करने का यही तो फ़ायदा होता है। उन्हें अपनी बोरियत दूर करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है, और मेरे जैसे लड़के को अपना शौक़ पूरा करने के लिए कोई चाहिए होता है। मुझे तो ये भी लगता है कि थोड़ी सब्र से काम लूँगा तो वह मेरे साथ सो भी जाएगी। बेवकूफ़ तो है ही, सब कुछ होते हुए भी भटकती घूमती है। मुझे क्या, मेरा तो फ़ायदा ही है, उस बेवकूफ़ में क्या ही है। सुषमा भारी कदमों से नीचे आकर कटे पेड़ सी बेड पर लेट गई। लगा कभी कभी इंसान को परखने में मात खा जाती है नजरें, ऐसे जैसे कोई पारखी जौहरी कांच को हीरा समझ बैठता है। वो उठी, उसने फ़ोन उठाया और राहुल के भाई को फ़ोन कर दिया, पैसों की सूचना देने के लिए और अपने द्वारा दिए गए पैसे राहुल से वापस मांगने के लिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी आज बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल सुनो साथिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए कि मेरे द्वारा अपलोड की गई कहानी आप तक ज़रूर और सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ मैं जल्दी नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।